आपका स्वागत है। आज हम लॉर्ड सभा की रचना और शक्तियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने लॉर्ड सभा के संगठन और उसके कार्य और शक्तियों का अध्ययन किया था और हमने यह देख लिया था कि लॉर्ड सभा के अधिकार और शक्तियां 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियमों के लागू होने के पश्चात अत्यंत सीमित हो गए हैं और औपचारिक मात्र रह गए हैं। व्यवहार में अब लॉर्ड सभा एक द्वितीय दर्जे का सदन ही नहीं परंतु दूसरे दर्जे का सदन मात्र बन करके रह गया है। और इसी स्थिति को देखते हुए एबेसीज ने ये कहा था कि लॉर्ड सभा न केवल द्वितीय सदन है वरन यह द्वितीय श्रेणी का सदन भी बन करके रह गया है। मजदूर दल ने समय समय पर इसकी रचना और इसकी कार्य पद्धति और इसकी मनोवृत्ति को देखते हुए इसको समाप्त करने की मांग की है। वस्तुतः लॉर्ड सभा के विपक्ष में अनेक तर्क हैं जो इसको समाप्त करने के लिए पुरजोर साबित होते हैं। लॉर्ड सभा के विरोध में पहली बात यह है कि लॉर्ड सभा एक अप्रजातांत्रिक संगठन है। लॉर्ड सभा इतिहास में और कुछ ही समय पहले तक लॉर्ड सभा एक वंश परंपरागत सदन हुआ करता था। इसकी सदस्य संख्या दुनिया के द्वितीय सदनों में सर्वाधिक अधिक संख्या वाला यह सदन था और लगभग 1000 से भी ऊपर इसकी सदस्य संख्या रही है। और इतनी विशाल शक्तियों में ब्रिटेन के जो वंश परंपरागत पीयर हैं वो लॉर्ड सभा के सदस्य बनते थे। इस प्रकार ब्रिटेन के संपूर्ण धनपतियों का यह एक आश्रय स्थल रहा है। यह लोकतंत्र के विरोध में स्थित रही विचारधारा का गढ़ रहा है। इस तरह से क्योंकि अपनी रचना की दृष्टि से यह अलोकतांत्रिक रहा, यह वंश परंपरागत पीयरों के द्वारा ही इसमें सदस्यता आगे से आगे अपने ही उत्तराधिकारियों को मिलती हुई रही। इसलिए इस अलोकतांत्रिक आधार पर इसका विरोध किया गया। बाद में यद्यपि 1958 के आजीवन पीयर अधिनियम में इस त्रुटि को सुधारा गया, किंतु वर्तमान में भी इसमें मनोनयन का तत्व है किंतु निर्वाचन का तत्व, जो कि लोकतंत्र का प्रमुख आधार होता है, जनता का जो निर्वाचन प्रतिनिधित्व है वो इस सदन में नहीं पाया जाता है। दूसरा, इसके विरोध में सबसे बड़ा तर्क दिया जाता है कि लॉर्ड सभा धनपतियों का गढ़ है। इसका अर्थ यह है कि लॉर्ड सभा में ब्रिटेन के जो बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े धनाढ्य वर्ग के जो उद्योगपति हैं, जो सामंत हैं, वो सभी इसके सदस्य होते हैं। और इसके बारे में टिप्पणी करते हुए ऑगस्टाइन बिरेल ने ये कहा है कि लॉर्ड सभा अपने अतिरिक्त और किसी का भी प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यह केवल धनपतियों और पूंजीपतियों के स्वार्थों को पूरा करने का मंच मात्र है। इसकी आलोचना में एक बात यह कही जाती है कि लॉर्ड सभा प्रगतिशील कानूनों के विरोध में रहती है, क्योंकि इसमें जो सदस्य होते हैं धनाढ्य वर्ग होते हैं और वे उद्योगपति, पूंजीपति, बड़े बड़े व्यापारी या बड़ी बड़ी कंपनियों के जो मालिक हैं, वो केवल अपने ही उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लॉर्ड सभा को साधन के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं। और जब जब लॉर्ड सभा के पटल पर प्रगतिशील कानून लाए जाते हैं, यह सर्वदा उनका विरोध करती है। और इसी प्रवृत्ति पर टिप्पणी करते हुए मैरियट ने यह कठोर बात कही कि जब कोई प्रगतिशील कानून इसके सामने लाया जाता है तब यह कि जब मजदूर दल की सरकार होती है और प्रगतिशील कानून इसके सामने लाया जाता है तो ये तब यह भूखे भेड़िए की तरह व्यवहार करती है। और जब
अनुदार दल का कोई अनुदारवादी कानून इसके सामने लाया जाता है तो यह गूंगे कुत्ते की तरह व्यवहार करती है। इस प्रकार से यह सदैव ही प्रगतिशील कानूनों की विरोधी रही है और उसकी इसी प्रवृत्ति के कारण इसकी शक्तियों में 1911 में और 1949 में कटौती कर दी गई थी। एक इसका आलोचना का तर्क है कि यह हमेशा ही अनुदार दल की नीतियों की वाहिका रही है। यह चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन यह हमेशा ही अनुदार दल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाली साबित हुई है। लॉर्ड सभा मजदूर दल की नीतियों का हमेशा से विरोध करती आई है और यह अनुदार दल की नीतियों को बढ़ाने के लिए एक माध्यम और साधन के रूप में कार्य करती है। लॉर्ड सभा के विपक्ष में एक तर्क यह दिया जाता है कि इसकी देर लगाने की जो शक्ति है वो हानिकारक सिद्ध हुई है। लॉर्ड सभा के पास क्योंकि कोई वास्तविक शक्ति नहीं है, यह वित्त विधेयकों और साधारण विधेयकों के क्षेत्र में केवल 1 माह की और 1 वर्ष की क्रमशः विलंबनकारी शक्ति का प्रयोग ही कर सकती है और अपने इस देर लगाने की शक्ति के कारण यह कई बार प्रगतिशील कानूनों को जिनको अविलंब लागू करने की आवश्यकता होती है, किंतु लॉर्ड सभा उन्हें 1 वर्ष तक रोके रखती है। इसकी इस प्रवृत्ति के कारण देश के विकास की गति अवरुद्ध हो सकती है। इसलिए अपनी देर लगाने की शक्ति के द्वारा यह प्रगतिशील कानूनों के मार्ग में एक बाधा बनकर के सामने आती है। इसकी जो विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं वह भी अनावश्यक है। क्यों? क्योंकि कानून निर्माण का जो अधिकांश कार्य है 95% तक का जो कार्य है वो कॉमन सभा में संपन्न हो जाता है। इसी प्रकार से जहां तक कार्यकारी शक्तियों का सवाल है उसमें भी मंत्रिमंडल केवल कॉमन सभा के प्रति ही उत्तरदायी है, उसका लॉर्ड सभा के प्रति कोई भी उत्तरदायित्व नहीं है। इसीलिए इन जिन 2 महत्वपूर्ण शक्तियों के लिए संसद की रचना की जाती है उन दोनों में ही कॉमन सभा का ही पूर्ण वर्चस्व है और इसकी कोई शक्ति दोनों ही क्षेत्रों में नहीं है। इसकी आलोचना का एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि लॉर्ड सभा अधिकांशतः अपने संगठन और स्वरूप के कारण उदासीन बनी रहती है। एक तो यह है कि इसके सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है और दूसरा ये है कि इसके संगठन के नियम ही इसको एक अनुपयोगी सदन बना देते हैं। जैसे इसकी गणपूर्ति मात्र 3 सदस्य रखी गई है। मात्र 3 सदस्यों की उपस्थिति में लॉर्ड सभा अपना कार्य संपन्न कर देती है। दूसरी इसकी एक कमी ये है कि इसके अध्यक्ष को लॉर्ड चांसलर, जो कि इसका अध्यक्ष रहा, अब वो बदल करके लॉर्ड स्पीकर हो गया है, तो लॉर्ड चांसलर जब तक इसके अध्यक्ष थे उनके पास यह शक्ति नहीं थी कि वो सदस्यों को सदन में बोलने से रोक सके। यह शक्ति तो संपूर्ण सदन के पास ही होती थी। तो इसलिए एक सदस्य जब बोलना प्रारंभ करता था तो उसके बोलने को रोकना मुश्किल था। इसी प्रकार से एक और कमी इसमें यह है कि जो लॉर्ड सभा है वो केवल बुलाए जाने पर ही एकत्र होती है। इसका अर्थ यह है कि कॉमन सभा की तरह सदस्यों का यह मूलभूत अधिकार नहीं है कि वो अपने सदन की बैठकों में उपस्थित होंगे ही बिना बुलाए। जबकि लॉर्ड सभा के लिए स्थिति यह है कि जब लॉर्ड सभा में उपस्थित होने के लिए जब आमंत्रण मिलता है तभी वो लॉर्ड सभा की बैठकों में भाग लेने के लिए आते हैं। तो उन्हें यदि आमंत्रित ही नहीं किया जाएगा और केवल कम गणपूर्ति में ही, कम सदस्यों की संख्या में ही सत्तारूढ़ दल जब लॉर्ड सभा से अपने विधेयक पारित करवा लेते हैं तो उनके उपस्थित होने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए इसकी कार्य रचना ही ऐसी है कि उससे इसकी अनुपयोगिता ही साबित होती है। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि लॉर्ड सभा अपने संगठन की दृष्टि से, अपनी मनोवृत्ति की दृष्टि से, अपनी अधिक सदस्य संख्या के कारण और जो भूतकाल में जो अधिनियम पारित हुए हैं 1911 और 1949 के अधिनियमों के कारण
और अनुदारवादियों का गढ़ होने के कारण इसकी बहुत अधिक आलोचना होती रही है। किंतु इतना होते हुए भी लॉर्ड सभा को समाप्त नहीं किया जा सका है। लास्की ने यह कहा था कि लॉर्ड सभा को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी इस सदन की देर लगाने वाली शक्ति के रूप में इस सदन का होना बहुत हानिकारक है। किंतु बहुत सारे कारणों से लॉर्ड सभा के पक्ष में भी वातावरण बना है और इसकी उपयोगिता को स्वीकार किया गया है। लॉर्ड सभा के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क यह है कि यह लोकतंत्र के लिए द्वितीय सदन के रूप में एक आवश्यक सदन है, क्योंकि ब्रिटेन में जो कॉमन सभा है वो ही शक्ति का एकमात्र केंद्र है, जिसे संसद की संप्रभुता कही जाती है। वास्तव में वह कॉमन सभा की संप्रभुता है और ब्रिटेन में कॉमन सभा की इस निरंकुशता को रोकने के लिए न तो न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियां हैं, न जनता के पास जनमत संग्रह की शक्ति है, और न ही ब्रिटेन में किसी लिखित संविधान का अस्तित्व है, और न ही जनता के पास कोई लिखित मौलिक अधिकारों का अधिकार पत्र है। इन सब व्यवस्थाओं के अनुपस्थिति में, उनके न होने के कारण कॉमन सभा अनुकूल समय को देख करके अधिनायक बन सकती है। लॉर्ड सभा उसके इस अधिनायकत्व को कम से कम औपचारिक रूप से ही सही इसको रोकने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। लोकतंत्र में द्वितीय सदन की आवश्यकता द्वितीय दर्जे का होते हुए भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और ब्रिटेन में तो यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र दे दिया हो और मंत्रिमंडल ने कॉमन सभा को भी भंग करवा दिया हो, उस समय व्यवस्थापन के क्षेत्र में साम्राज्ञी के पास परामर्श लेने के लिए और अन्य कार्यों के लिए लॉर्ड सभा सदा उपलब्ध रहने वाला सदन है, क्योंकि यह एक स्थायी सदन है और यह सदा बना रहता है। इसकी एक महत्वपूर्ण जो उपयोगिता है वो ये है कि यह कॉमन सभा के उतावलेपन पे रोक लगाती है, क्योंकि इसके पास करने के लिए कोई विशेष कार्य नहीं होते हैं, और दूसरी तरफ कॉमन सभा के पास कार्यों की अधिकता होती है। जब इनके सत्र प्रारंभ होते हैं तो कॉमन सभा के पास पाइपलाइन में बहुत सारे कार्य करने को होते हैं। दूसरी तरफ कॉमन सभा के जो सदस्य होते हैं वो अपेक्षाकृत नए लोग होते हैं, युवा राजनीतिज्ञ होते हैं, और कॉमन सभा में उनकी जो बहस होती है वो दलीय राजनीति पर आधारित होती है, और उसमें राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को कम महत्व दिया जाता है। कॉमन सभा में जो विवाद होते हैं वो बहसों का रूप ले लेते हैं और अत्यंत गर्मागर्म विवाद होते हैं, और उनके पास इतना अनुभव भी नहीं होता है कि वो किसी भी राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर गंभीर चिंतन कर सके। इन सभी कमियों को दूर करने का जो महत्वपूर्ण जो संगठन है या मंच है वो लॉर्ड सभा प्रदान करती है, क्योंकि लॉर्ड सभा में अत्यंत अनुभवी और अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करे हुए अनुभवी प्रशासक होते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं, अनुभवी राजनेता होते हैं, और वे कॉमन सभा की जल्दबाजी में की गई विधायन प्रक्रिया को ठंडे दिमाग से सोचते हैं। और ऐसा ठीक ही कहा गया है कि कॉमन सभा की चाय को लॉर्ड सभा की प्याली में ठंडा किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यह कॉमन सभा के उतावलेपन को रोकने का कार्य करती है। इसी प्रकार से लॉर्ड सभा के पक्ष में यह भी दलील दी जाती है कि लॉर्ड सभा का वातावरण बिल्कुल शांत होता है, और वहां पर उनके सामने किसी प्रकार की दलीय अनुशासन की बाधा नहीं होती है। वे जो सदस्य हैं वे केवल राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर बिना दलीय अनुशासन में बंधे हुए
बहुत अच्छी तरह से उसका शांत वातावरण में विचार विमर्श कर सकते हैं, जिसका फायदा राष्ट्र को मिलता है। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण बात यह है लॉर्ड सभा के पक्ष में कि लॉर्ड सभा अपनी देर लगाने की जो शक्ति है उसके कारण भी जनमत को पर्याप्त रूप से प्रभावित कर सकती है। बेजोर्ट ने ये कहा कि उसका जो कार्य है मुख्यतः वो केवल दोहराव का कार्य ही रह गया है, और अपने इस दोहराव के कार्य के कारण जल्दबाजी में पारित हुए हुए जो निर्णय हैं उन पर यह राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से जब सोचती है और उस पर अपनी प्रतिक्रिया, अपना मंतव्य व्यक्त करती है, उस समय में ही वह जनमत को पर्याप्त रूप से आकर्षित कर लेती है, और ब्रिटेन का जो जनमत है वो लॉर्ड सभा के ध्यानाकर्षण को बहुत गंभीरता से लेता है। इसी प्रकार से ब्रिटेन की जनता का स्वभाव ऐसा है कि वो रूढ़िवादी संस्थाओं से बहुत प्रेम करता है। 1649 से 1660 में जबकि ब्रिटेन में राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया था, क्रोमवेल ने उस समय लॉर्ड सभा को भी समाप्त कर दिया था। किंतु 1960 में जब पुनः चार्ल्स द्वितीय की चार्ल्स द्वितीय की जब सरकार बनी तो चार्ल्स द्वितीय ने पुनः लॉर्ड सभा को पुनर्जीवित किया था और ब्रिटेन की जनता ने उसका स्वागत किया था। तो ब्रिटेन की जो जनता है वो स्वभाव से ही अपनी पुरानी परंपरागत संस्थाओं से प्रेम करती है, और लॉर्ड सभा भी उन्हीं परंपरागत संस्थाओं में से एक सशक्त प्रतीक है जिसको वो बनाए रखना चाहती है। फाइनर ने ये कहा है लॉर्ड सभा के पक्ष में कि लॉर्ड सभा के जो विचार विमर्श हैं वो इतने गंभीर हैं कि यह संभवतः दुनिया की एकमात्र ऐसी धारा सभा है जहां पर इतने गंभीरतम और विशिष्टतम विचार विमर्श किए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर कॉमन सभा से निकले हुए विशेष सभी राजनीतिज्ञ, अधिकांश राजनीतिज्ञ होते हैं जो यहाँ पर स्थान पाते हैं। ब्रिटेन की राजनीति के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से आए हुए लोग होते हैं, तो इसलिए यह एक योग्यता का भंडार है, और इस योग्यता का लाभ देश को किसी न किसी रूप में मिलता रहता है। इन सब कारणों से एक यह निष्कर्ष निकल कर के सामने आया है कि लॉर्ड सभा को बनाए रखा जाना चाहिए, यद्यपि इसके स्वरूप में संशोधन अवश्य किया जाना चाहिए। और जब स्वरूप में संशोधन की बात आती है तो लगभग 20वीं शताब्दी से पूर्व ही 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही समय समय पर इसकी संशोधन की योजनाएं विभिन्न विचारकों ने प्रस्तुत की हैं, और उन्हीं के मद्देनजर 1958 का जो है वो आजीवन पियर अधिनियम पारित किया गया। फिर 1963 का एक और आजीवन पियर अधिनियम पारित किया गया। इन दोनों ही अधिनियमों के माध्यम से इसकी संरचना में काफी सुधार किए गए, क्योंकि सुधार के लिए जो मांगें थी वो पहली मांग तो ये थी कि वंश परंपरागत पियरों को समाप्त किया जाना चाहिए, और अब स्थिति ये है कि वंश परंपरागत पियरों की संख्या को अधिकतम 92 तक निश्चित कर दिया गया है। केवल 92, इससे अधिक वंशानुगत पियर नहीं हो सकते, और आजीवन पियरों की जो संख्या है उसकी ऊपरी संख्या में कोई सीमा नहीं है, और वो कितने भी लिए जा सकते हैं। दूसरा ये है कि लॉर्ड सभा में महिला लॉर्ड्स को लिया जाए। 1958 के पियरेज अधिनियम से यह भी स्वीकार कर लिया गया। एक इसकी जो मांग थी वो ये थी कि लॉर्ड चांसलर के बजाय कॉमन सभा के स्पीकर की तरह लॉर्ड सभा भी अपने में से एक स्पीकर का चुनाव करे। तो 2005 के संवैधानिक संशोधन अधिनियम में इस मांग को भी स्वीकार कर लिया गया, और अब लॉर्ड सभा अपने में से ही एक स्पीकर का चयन करती है जिसे कि लॉर्ड स्पीकर कहा जाता है। कुछ और इसके लिए सुझाव है कि इसकी शक्तियों को थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए, इसके कार्यप्रणाली में थोड़ा और सुधार किए जाने की अपेक्षा है, कि इसकी गणपूर्ति को बढ़ाया जा सकता है, या इसके सदस्यों को
सदस्य होने के नाते ही स्वयं ही लोकसभा की बैठकों में आने के लिए जो है वो योग्य बनाया जा सकता है। उन्हें इस बात के लिए अब किसी प्रकार के आमंत्रण की का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से इसमें निर्वाचन के तत्वों को किसी न किसी रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए, जो अभी तक स्वीकार नहीं किया जा सका है। जैसे कॉमन सभा की तरह लॉर्ड सभा में भी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यदि निर्वाचित प्रतिनिधि आने लग जाए तो यह भी जनता के प्रतिनिधित्व का दावा कर सकती है और अपने दायित्वों का जो निर्वहन है वो अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से कर सकती है। अभी यह पूरी तरह से अनुत्तरदायी सदन है। इसका उत्तरदायित्व स्वयं अपने प्रति है, न ये जनता के प्रति उत्तरदायी है, न ये राजा के प्रति उत्तरदायी है, न यह सरकार का इस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण है। तो किसी न किसी तरह से इस पर उत्तरदायित्व की सीमा भी लगाई जानी चाहिए। और यदि ये सुधार हो जाते हैं, इनमें से कुछ सुधार पारित हो चुके हैं और कुछ सुधार यदि और पारित हो जाते हैं तो लॉर्ड सभा के जो अन्य महत्वपूर्ण लाभ हैं उनका लाभ जो है वो पूरे देश को वास्तव में मिल सकेगा और लॉर्ड सभा को बने रहना चाहिए। किसी भी लोकतंत्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की अपनी उपयोगिता होती है और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के रूप में लॉर्ड सभा की अपनी उपयोगिता है। धन्यवाद।